प्रिय प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। प्रतियोगियों, हम नेट जेआरएफ के जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में सातवीं इकाई देख रहे हैं। 7वें यूनिट में क्या रखा गया है, कुछ महत्वपूर्ण रचनाकारों की महत्वपूर्ण कहानियाँ रखी गई हैं जिसका एक एक करके हमें अध्ययन करना है, क्योंकि उन कहानियों से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। कहानियों के पात्रों के विषय में, कहानी का उद्देश्य क्या है, कहानी में कथा वस्तु क्या है और किस स्थान विशेष की कहानी है, और उस कहानी के अंदर जो पात्रों के प्रमुख कथन होते हैं वह प्रश्न के रूप में बनता है। साथ ही साथ उस कहानी के विषय में महत्वपूर्ण आलोचकों की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ जो होती हैं वो भी पूछता है प्रश्न के रूप में। तो ये सारी चीज़ें हमें एक जगह एक कक्षा में एक साथ मिल जाएंगे। आपको इस कक्षा में जो भी कक्षाएं चल रही हैं 7वें यूनिट की, एक कक्षा में एक कहानी आपको पढ़ा दी जा रही है और एक कहानी के विषय में सब कुछ आप एक ही वीडियो में जान ले पा रहे हैं। यदि आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं नॉर्मल स्पीड करके और उस पर नोट्स बनाते जा रहे हैं एक एक बिंदुओं का, तो आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही कम समय में अपने पूरी तैयारी कर पाएंगे, पूरे पाठ्यक्रम की तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को आप देखिए। 7वें यूनिट में अभी तक कानों में कंगना और परिंदे कहानी पढ़ाई जा चुकी है। आज हम तीसरी कहानी पढ़ेंगे, चीफ की दावत। चीफ की दावत कहानी पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है, पिछली कक्षाएं नहीं देखी हैं, उन कहानियों को आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो आप जाकर के को पढ़ेंगे। आप पुष्पोम एजुकेशन को सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में सारे जो भी अलग अलग टॉपिक हैं अलग अलग यूनिट के, उन सभी के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आप ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो पे कमेंट करें। कमेंट करके बताएं भी कि आपको क्या अच्छा लगा और कैसी लगी कक्षा, कैसी लग रही है। आगे हम इसी तरह आपको निरंतर कक्षाएं देते रहें या फिर कक्षाएं बंद करें, ये आप लोग ज़रूर बताएंगे हमें कमेंट के माध्यम से। आज हम चलते हैं, हाँ, ऑफलाइन में भी बैचेज हमारे प्रारंभ है, कक्षाएँ चल रही हैं। ऑनलाइन के भी बैच जो पेड बैच है उसमें भी कक्षाएं चल रही हैं। तो अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। 81 15 20 78 27, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है संस्थान का, और इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे। आपको जो भी जानकारी, अन्य जानकारी, जो भी कुछ भी संस्थान से संबंधित या कोर्सेज से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि कॉल उठाने के लिए, कोई कॉल रिसीव करने के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है। हाँ, आप मैसेज करेंगे, हम लोग मैसेज बाद में देखते हैं, सारे मैसेज भी देखते हैं, आपके सारे कमेंट्स भी देखते हैं, आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी आपको दिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप जानकारी के लिए इस पे मैसेज करते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। इधर से आपको संस्थान की तरफ से कॉल भी जा सकता है और मैसेज के माध्यम से भी आपको जानकारी दी जा सकती है। अगर आप एडमिशन के इच्छुक हैं तो आप ज़रूर लें, क्योंकि और भी अन्य जो भी सुविधाएं हैं आप उसकी जानकारी संस्थान पे संपर्क करके आप ले सकते हैं। आज हम कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। हमारी तीसरी कहानी चल रही है, यानी पाठ्यक्रम में जो भी कहानी, ऐसा नहीं मुझे जो कहानियाँ अच्छी लगती जा रही हैं मैं पढ़ते जा रही हूँ, उनको पढ़ाते जा रही हूँ। तो आप लोग ये ना सोचिएगा कि पहले नंबर पे तो ये कहानी है, ये नहीं पढ़ाया मैम ने, या दूसरे नंबर पे ये कहानी मैम ने नहीं पढ़ाया। तो ऐसा कुछ नहीं, हम सारी कहानियों को बारी बारी करके पढ़ेंगे। अभी हम लोग चीफ की दावत कहानी पढ़ रहे हैं और चीफ 2 कहानियाँ पढ़ ही चुके हैं। तो इसी तरह जैसे भी जितनी भी कहानियाँ, सारी कहानियों को कंप्लीट किया जाएगा, छोड़ेंगे एक भी नहीं। सारी कहानियों को हम पढ़ेंगे, सारे उपन्यासों को भी पढ़ेंगे, सारे निबंधों को, सारे नाटकों को, जितनी भी लघु विधाएँ हैं या काव्य विधाएँ हैं, उन सभी को पढ़ेंगे हम इस कक्षा में। और निरंतर कक्षाएँ चल रही हैं, आपको दी जा रही है। आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि कक्षा को नियमित आप लोग इसको देखें और जितने भी वीडियोज़ आपको दिए जा रहे हैं सारे वीडियो देखें और सबका नोट्स बनाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस तरह से हमारा उत्साह आप बढ़ाते रहें और हम आपके लिए निरंतर
आपकी सफलता के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। जो कुछ भी हमसे होगा हम वो हर संभव प्रयास करेंगे ताकि आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाए। तो हम आज की कहानी देख रहे हैं चीफ की दावत। चीफ की दावत, चीफ अर्थात बॉस है, गेस्ट है। वो चीफ यानी कि इसमें जब आप कहानी को पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी होगी। चीफ की दावत यानी कि एक ऐसा गेस्ट जो बॉस है और वो बॉस उसको दावत दी जा रही है, घर पे दावत के लिए वो आता है। उसमें कहानी क्या है? यह एक बहुत ही संवेदनात्मक कहानी है। आप कहानी को देखेंगे, कहानी के विषय में हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहानी को पढ़ने से पहले हम कहानी कार के विषय में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। इसके जो रचनाकार हैं, कहानीकार हैं, जो चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं, वो रचनाकार का नाम है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी चीफ की दावत कहानी को लिखने वाले हैं और इनका जन्म जो है 8 अगस्त 1915 ईस्वी रावलपिंडी पाकिस्तान में, जो अब वर्तमान समय में पाकिस्तान में है रावलपिंडी, यहाँ पे होता है। यानी कि इनका जन्म 1915 में हुआ, आज़ादी के पहले ही हुआ था, इसलिए ये रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ, पाकिस्तान में। 8 अगस्त 1915 रावलपिंडी पाकिस्तान में भीष्म साहनी का जन्म होता है और निधन इनका 11 जुलाई 2003 को दिल्ली में होता है, यानी भारत में होता है। ये यानी कि जब बंटवारा हुआ था तो ये भारत के हिस्से में आ गए थे, पाकिस्तान को छोड़ दिए थे, अपने देश में आ गए थे, इसलिए 11 जुलाई 2003 को दिल्ली में इनका निधन होता है। इनके कुछ कहानी संग्रहों के विषय में रचनाएं तो इन्होंने बहुत सारी की हैं, उपन्यास भी लिखे हैं और कहानी लिखे हैं, निबंध नाटक भी लिखे हैं। लेकिन हम यहाँ कहानी पढ़ रहे हैं, इसलिए कहानियों के विषय में देखेंगे कि इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह कौन कौन से हैं। तो इनका जो पहली कहानी संग्रह है, पहला कहानी संग्रह इनका भाग्य रेखा है और भाग्य रेखा 1953 ईस्वी में प्रकाशित होती है। दूसरा कहानी संग्रह है पहला पाठ और पहला पाठ का प्रकाशन सन है 1957 ईस्वी। तीसरा कहानी संग्रह है भटकती राख। भटकती राख का प्रकाशन सन 1966 ईस्वी। चौथा है पटरियाँ और पटरियाँ 1972 में प्रकाशित होता है। पांचवा कहानी संग्रह है वांगचू। वांगचू का प्रकाशन सन 1978 है। छठा कहानी संग्रह है शोभा यात्रा। शोभा यात्रा का प्रकाशन सन 1981 है। सातवां कहानी संग्रह इनका है निशाचर और निशाचर का प्रकाशन सन 1983। फिर आठवें कहानी संग्रह पाली है। पाली 1989 ईस्वी में प्रकाशित होती है। और नौवें कहानी संग्रह है डायन। डायन का प्रकाशन सन 1998 है। तो ये हो गया भीष्म साहनी के कुछ महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण है इनके सारे समस्त कहानी संग्रह है, सारे कहानी संग्रह इनके महत्वपूर्ण ही हैं। रचना आप लोग याद रखेंगे कहानी संग्रह, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो प्रश्न बनेंगे तो कहानी वाले पोर्शन में कहानी संग्रहों से प्रश्न बन सकते हैं। भीष्म साहनी की कहानी संग्रह कौन कौन से हैं और इनका आप लोग प्रकाशन सन भी याद रखेंगे, ताकि जब आपको प्रकाशन सन के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए अगर प्रश्न आता है तो आप लोग आसानी से कर पाएँ। यानी कि भाग्य रेखा 1953, एक बार रिविजन कर लेते हैं। भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, चौथा पटरियाँ 1972, पाँचवा वांगचू 1978, छठा शोभा यात्रा 1981, सातवां निशाचर 1983, आठवां पाली 1989 और नवां डायन 1998। ये हो गए इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह। और इसके अब आगे देखेंगे कि भीष्म साहनी की प्रथम कहानी कौन सी है। तो भीष्म साहनी की प्रथम कहानी जो है नीली आंखें, कहानी संग्रह नहीं, कहानी संग्रह तो इनका पहला जो है भाग्य रेखा है, जो कि 1953 में प्रकाशित होती है। कहानी जो है नीली आंखें इनकी पहली कहानी है और ये सन 1943 ईस्वी में हंस पत्रिका में प्रकाशित होती है। प्रश्न परीक्षा में ये बन सकता है कि भीष्म साहनी की पहली कहानी कौन सी है और यह कब प्रकाशित होती है और किस पत्रिका में प्रकाशित होती है। तो आप याद रखेंगे कि भीष्म साहनी की पहली कहानी नीली आंखें हैं और ये सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित होती है और हंस पत्रिका में प्रकाशित होती है। अब हम चीफ की दावत
कहानी को पढ़ेंगे और चीफ की दावत कहानी को पढ़ने से पहले उस चीफ की दावत कहानी में जो प्रमुख पात्र हैं उन पात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे, यानी पात्रों के बारे में देखेंगे। पहला पात्र कौन है? सामनाथ। ये कहानी का नायक यही है, कहानी का नायक सामनाथ है, पहला पात्र है। और दूसरी पात्र जो है यह सामनाथ की बूढ़ी माँ है। बूढ़ी माँ क्योंकि इस कहानी में वृद्धों की समस्या है, इसलिए इसकी माँ भी एक प्रमुख पात्र है, बूढ़ी, यानी कि सामनाथ और सामनाथ की जो बूढ़ी माँ है वही मुख्य पात्र हैं और सामनाथ की पत्नी है। और चौथा पात्र चीफ है। ये चारों अति महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसमें भी सामनाथ, सामनाथ की बूढ़ी माँ और चीफ, ये तीनों अत्यधिक महत्वपूर्ण पात्र हैं इस कहानी के। इस कहानी में हम क्या देखते हैं कि कहानी का उद्देश्य देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे? कहानी का उद्देश्य देखेंगे। और कहानी का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है वृद्ध विमर्श पर आधारित कहानी है, जिसमें युवा पीढ़ी द्वारा वृद्धों की अवहेलना का चित्रण हुआ है। इसमें क्या हुआ है? जो वृद्धों की समस्या, यानी कि वृद्ध विमर्श से संबंधित ये कहानी है, वृद्धों की समस्या को उठाया गया है। जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के द्वारा जो बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े लोगों की उपेक्षा, अवहेलना का चित्रण किया गया है। और दूसरा है पुरातन पीढ़ी के प्रति, पुरातन अर्थात पुरानी पीढ़ी के प्रति नई पीढ़ी की मूल्यहीनता और स्वार्थपरता का चित्रण हुआ है। वर्तमान समय में ये काफ़ी प्रासंगिक कहानी है, क्योंकि वर्तमान समय में ये जो कहानी प्रकाशित हुई थी, ये पहला पाठ नामक कहानी संग्रह में ये प्रकाशित हुई थी। लेकिन इस कहानी में क्या है? ये जो कहानी उस समय में लिखी गई थी, यानी कि आज के 60-70 साल पहले ये कहानी लिखी जा चुकी थी। जो समस्या 70 साल 80 साल पहले उठाई गई थी इस कहानी में, वो समस्या वर्तमान समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। क्योंकि आज भी लोग क्या है, अपने जो पुरानी पीढ़ी है उसके प्रति उनके मन में उपेक्षा का भाव है, वो मूल्यहीन हो गए हैं। उनके जो नैतिक जिम्मेदारी होती है उससे कहीं न कहीं वो लोग पीछे हट रहे हैं। आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, ऐसी हो गई है। स्वार्थपरता का चित्रण हुआ है। आज भी लोग अपने माँ बाप से धन लेने, उनका जो उनकी संपत्ति होती है वो तो सहर्ष ले लेते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते, उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। वर्तमान समय में बहुत सारे वृद्धाश्रम खोले गए हैं। तो ये वृद्धाश्रम क्यों खोले हैं? क्योंकि ये रीजन रहा है उसके पीछे, यह महत्वपूर्ण कारण है उसके पीछे कि जो युवा पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो पुरानी पीढ़ी के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है और पुरानी पीढ़ी के प्रति उसके मन में सम्मान का भाव नहीं रह गया है। सिर्फ स्वार्थ के लिए उससे जुड़ते हैं, अपना स्वार्थ पूर्ण हो जाता है, फिर उस पीढ़ी की पुनः अवहेलना शुरू कर देते हैं। और तीसरा उद्देश्य है इसमें माता के मातृत्व एवं त्याग में रूप को प्रकट करना। माँ जो होती है वह प्राचीन काल से ही हमेशा से वह अपने मातृत्व के लिए जानी जाती है, अपने त्यागमयी चरित्र के लिए जानी जाती है। तो माँ जो होती है, माँ हमेशा बच्चे का भला चाहती है, किंतु बच्चे क्या है, बच्चे सिर्फ माँ से अपना स्वार्थ लेने लगे हैं, अपने पिता से अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे हैं। तो इस कहानी में यह उद्देश्य, जो भी जिसका उद्देश्य से ये कहानी लिखी गई है, उसमें पूर्णतः सफल हुई है। उस उद्देश्य को दर्शाने में पूर्णतः सफल है ये कहानी। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। कहानी संवेदना के रूप में हम देखेंगे कि चीफ की दावत कहानी माँ के प्रति पुत्र के मानवीय मूल्यों के ह्रास होने, पुत्र की अंतरात्मा के मर जाने, बुजुर्गों के प्रति संवेदनहीन होने एवं आधुनिक जीवन की विडंबनापूर्ण कहानी है। ये कहानी कैसी है कि चीफ की दावत कहानी माँ के प्रति पुत्र के मानवीय मूल्यों के ह्रास होने, यानी ख़त्म हो जाने, और पुत्र की अंतरात्मा के मर जाने। आप कहानी को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि जो सामनाथ है उसकी अंतरात्मा किस तरह से मरी हुई है और किस तरह से उसमें मूल्यहीनता का ह्रास हो चुका है, और बुजुर्गों के प्रति संवेदनहीन हो जाने और आधुनिक जीवन की विडंबनापूर्ण कहानी है। आधुनिकता के होड़ में लोग इतना ज़्यादा बढ़ चुके हैं, एक तरह से आधुनिकता में लोग अंधे से हो गए हैं कि अपने जो पुरानी पीढ़ी है या अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना छोड़ चुकी है ये पीढ़ी, और उनके प्रति किस तरह से संवेदनहीन हो गई है, ये कहानी में वर्णित आपको मिलेगा।
हम कहानी ये कहानी के महत्वपूर्ण अंश है। नोट्स की दृष्टि से आप लोग बस इतना ही नोट्स करेंगे और अभी इसके बारे में यानी कि कहानी का मुख्य सारांश क्या है वो थोड़ी सी आप लोग कहानी को सुन लेंगे। यानी कि ये जो चीफ़ की दावत कहानी है, चीफ़ की दावत कहानी शुरू होती है कि चीफ़ जो सामनाथ है, मिस्टर सामनाथ अपने चीफ़ को दावत पे बुलाता है घर पे, और दावत शुरू होने वाले हैं, दावत के लिए चीफ़ आने वाले हैं। तो सामनाथ क्या करते, चीफ़ के आने की खुशी में और अपनी तरक्की के लिए कि चीफ़ की अगर दावत अच्छी कराई जाएगी, चीफ़ खुश हो जाएगा तो हमारी उन्नति हो जाएगी, हमारे प्रोन्नति कर दी जाएगी, यानी कि प्रमोशन के लिए अपने वह चीफ़ की खुशामद में जुट जाता है और तरह तरह से घर के सामानों को करीने से सजाने लगते हैं लोग। कभी पर्दे को चेंज कर रहे हैं तो कुर्सियों को बदल रहे हैं, सोफ़ा ठीक कर रहे हैं, तो ये सारा उपक्रम कर रहे होते हैं, घर को सजा रहे होते हैं। तभी अचानक दृष्टि सामनाथ की अपने माँ पे पड़ती है। माँ पे पड़ती है तो सामनाथ अपनी पत्नी से कहता है कि अब माँ का क्या करें, माँ बूढ़ी है, वृद्धा है, तो वो वृद्धा है यानी कि वृद्ध व्यक्तियों का रूप सौंदर्य कम हो जाता है। तो वो सोचते हैं कि जो सौंदर्यहीन विहीन माँ है उसके अगर वो चीफ़ के सामने आ गई तो चीफ़ के सामने हमारी खिल्ली उड़ेगी, चीफ़ नाराज़ हो सकते हैं, चीफ़ को अच्छा नहीं लगेगा, उनको बुरा लग सकता है, इसलिए माँ को चीफ़ के सामने नहीं लाना है। तो ऐसा सोच करके उस समस्या पे विचार करते हैं। तो सामनाथ पहले तो ये लोग सोचते हैं कि जो माँ है, माँ को उसकी सहेली के यहाँ भेज दिया जाए एक दिन के लिए, लेकिन फिर सामना सोचता है कि अगर सहेली के यहाँ गई तो फिर वो सहेली भी आना जाना शुरू हो सकता है सहेली का, इसलिए वो उसके यहाँ न भेज करके ये उपाय निकालते हैं कि जब चीफ़ जो आए तो यानी कि माँ उससे पहले ही, चीफ़ के आने से पहले दावत 8 बजे से शुरू होने वाली है, तो चीफ़ के आने से पहले ही माँ को खिला पिला करके सुला दिया जाए। तभी पत्नी कहती है कि अगर सो जाएंगी तो खर्राटे लेना शुरू कर देंगी, तो खर्राटे से फिर चीफ़ को डिस्टर्ब होगा, बुरा लग सकता है। तो वो कहते हैं अपनी माँ को कि माँ तुम सोना नहीं, जब तक पहले जो चीफ़ आएंगे तो पहले बैठक में बैठेंगे, तो जब बैठक में बैठेंगे तो तुम आंगन की तरफ रहना और सोना नहीं बिल्कुल। और जब चीफ़ आंगन में आने लगे दावत के लिए खाने पे तो आप क्या करना, गुसल खाने से होकर के फिर से बैठक में जाके बैठ जाना, और जब निकलने लगे तो आप फिर से अपने कमरे में धीरे से चले आना। तो माँ भी हामी भर देती है और देखती है कि किस तरह से पुत्र की उसकी उपेक्षा कर रहा है, अपनी माँ की उपेक्षा किस तरह से कर रहा है। वो बेचारी चुपचाप देखती है और हामी भी भर देती है कि ठीक है बेटा, जैसा तुम लोगों को उचित लगे। अब क्या होता है कि चीफ़ आता है दावत के लिए, तो वो कहता है पहले खा के तुम सो जाना। माँ कहती है कि नहीं बेटा, मैं खा लूँगी तो मुझे नींद आ जाती है, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊँगी आज। लेकिन फिर सामनाथ बड़े खुशी से कह देता है ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। यानी कि माँ की तरफ से वो एकदम उदासीन है, माँ खाना नहीं खाएगी और बूढ़ी है, बूढ़े को भोजन भी नहीं मिलेगा, उसकी चिंता उसे नहीं है, बिल्कुल संवेदनहीनता उसकी प्रकट होती है, उसकी संवेदनहीनता दिखाई देती है कि किस तरह से वो माँ के प्रति संवेदनहीन हो चुका है। माँ के भोजन करने का, पानी पीने का भी उसे होश नहीं है और वो उसकी चिंता भी नहीं है, बस चिंता है तो उसको अपने चीफ़ की और अपनी उन्नति की चिंता है। तो जब चीफ़ आता है, चीफ़ माँ बरामदे में से बैठक में जाकर के, आंगन से जाकर के फिर जब बैठक में बैठ जाती है, तो जब ये लोग खा कर के निकलते हैं दावत करके, तो अचानक बैठक में माँ को नींद आ गई रहती है और माँ खर्राटे ले रही होती है। तब तक चीफ़ की नज़र पड़ती है, वो माँ को देखता है तो चीफ़ तो खुश हो जाता है, लेकिन माँ भी घबरा जाती है और सामनाथ भी घबरा जाता है कि कहीं चीफ़ को बुरा ना लग जाए और हमारी उन्नति ना रुक जाए। लेकिन चीफ़ माँ से मिलके बहुत खुश होता है और वो उसके पास जाता है, उससे हाथ भी मिलाता है और तरह तरह से उसके सामने बातचीत करता है खुश होकर के। फिर उसको गाना सुनाने के लिए कहता है। तो सामनाथ जब देखता है कि चीफ़ तो खुश है और माँ से काफ़ी घुल मिल रहा है, तो वो उसकी जो स्वार्थ लोलुपता है फिर से जागृत हो जाती है और वो अपनी माँ की खुशामद करने लगता है। माँ से कहता है कि तुम गाना सुना दो। फिर चीफ़ कहता है कि बूढ़े लोग पहले के फुलकारियाँ बनाया करते थे, तो आप मेरे लिए भी एक फुलकारी बनाइए। तो सामनाथ माँ की और खुशामद करने लगता है कि बोलो मामा, चीफ़ के लिए फुलकारी बनाओगी कि नहीं। फुलकारी जो होता है, फुलकारी एक पंजाब की प्रसिद्ध कढ़ाई है, बेलबूटे वाली कढ़ाई की जाती है, महीन कढ़ाई, उसको फुलकारी कहा जाता है, वो प्रसिद्ध कढ़ाई है। तो उसकी मांग करता है चीफ़। तो सामनाथ अपनी माँ की खुशामद करने लगता है।
तो ये क्या है, ये कहानी में दिखाया गया है। और जब चीफ चला जाता है तो फिर वो आता है सामनाथ, अपनी माँ को जोर से गले लगा लेता है, आलिंगन करते हुए कहता है कि माँ तुमने तो आज रंग जमा दिया, चीफ तुमसे मिलके इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। यानी एक समय ऐसा था कि जब माँ एक समस्या बनी हुई थी, उसका जो सौंदर्य विहीन रूप था उसके लिए एक समस्या बना हुआ था, उसके खर्राटे भी उसके लिए समस्या बने हुए थे। किंतु वही माँ अचानक उसके लिए उन्नति का मार्ग बन जाती है, प्रमोशन का मार्ग बन जाती है। तो वो फिर उसी माँ को आलिंगन करने लगता है, चूमने चाटने लगता है और माँ की खुशामद करता है। ताकि माँ जब ये सारी प्रक्रिया चल रही थी तो उसी बीच माँ जो बैठी थी बरामदे में बैठी बैठी सोचती है कि ये किसी तरह चीफ की दावत हो जाए और फिर मैं हरिद्वार चली जाऊंगी, फिर मैं यहाँ नहीं रहूँगी। यानी माँ के मन में भी क्या आ गया, माँ के मन में भी उन लोगों की तरफ से जो उपेक्षा का उनके भाव था वो माँ ने महसूस कर लिया था। और माँ का भी उनके साथ रहना अब उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो भी रहने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही थी, उपेक्षित जीवन नहीं जीना चाहती थी, इसलिए हरिद्वार जाने का निर्णय कर चुकी थी। लेकिन माँ जो है इसमें मातृत्व को और त्यागमयी रूप को भी दिखाया गया है। तो माँ जैसे ही अपने बेटे की उन्नति की बात सुनती है तुरंत वह पिघल जाती है और हरिद्वार जाने के का जो उसका फैसला रहता है उसको रद्द करके अपने बेटे के स्वर्णिम भविष्य के विषय में फिर से वह सपना बुनने लगती है। तो ये कहानी इस तरह कहानी समाप्त होती है। और ये कहानी में इस तरह से दिखाया गया है कि पुत्र किस तरह से संवेदनहीन है, मूल्यहीन है, और माँ किस तरह से अभी भी मातृत्व से भरी हुई है और त्यागमयी रूप है उसका। तो आपने अभी इस कहानी के बारे में अब अच्छे से समझ लिया, इसका सारांश सुन करके अच्छे से समझ लिया होगा कि कहानी में क्या कहा गया है। यानी कहानी का ये जो मैंने उद्देश्य लिखवाया, ये कहानी अपने उन सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल है पूरी तरह से। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो आलोचक लोग हैं उन आलोचकों के कथनों को देख लेंगे कि उन्होंने इस कहानी के विषय में क्या टिप्पणी दी है, उसको हम देखेंगे कि चीफ की दावत कहानी जो है, इस कहानी के विषय में आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन को देखेंगे। यह परीक्षा में पूछ देता है कि इस कहानी के बारे में ये जो कथन है ये किसने कहा है। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज हम लोग ये भी देख लेते हैं कि चीफ की दावत जो कहानी है इसके विषय में महत्वपूर्ण आलोचकों ने क्या क्या कहा है। तो पहले नंबर पे देखते हैं कि चीफ की दावत पुरातन पीढ़ी के प्रति आधुनिक पीढ़ी की मूल्यहीनता का यथार्थवादी चित्रण है। एकदम यथार्थ वर्णन किया है ना। ये कथन डॉक्टर गोपाल राय का है। डॉक्टर गोपाल राय कहानी के विषय में क्या बताते हैं कि चीफ की दावत पुरातन पीढ़ी के प्रति आधुनिक पीढ़ी की मूल्यहीनता का यथार्थवादी चित्रण है। यानी कि इस कहानी को जब आप लोगों ने पूरा पढ़ा, जो मैंने कहानी का सारांश आपको सुनाया, तो आपने क्या देखा कि कहानी में मूल्यहीनता और स्वार्थपरता का चित्रण हुआ है और यथार्थवादी चित्रण है। क्योंकि आप लोग वर्तमान समय में भी अपने परिवार में ही, अपने इर्द गिर्द अगल बगल देखते होंगे कि ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा घटित होती हैं कि जो नई पीढ़ी है वो अपने पुरानी पीढ़ी के या अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती है, उनके प्रति बिल्कुल संवेदनहीन है। दूसरा कथन है चीफ की दावत पारिवारिक संस्कारों के नष्ट होने की कहानी है। चीफ की दावत कहानी पारिवारिक संस्कारों के नष्ट होने की कहानी है और ये कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। आपने इन दोनों विद्वानों के कथनों को देखा और दोनों विद्वानों ने जो कथन दिए हैं, जो समीक्षा प्रस्तुत की है इस कहानी के विषय में, वह पूरी तरह से सही साबित होती है। क्योंकि इसमें संस्कारों के नष्ट होने की भी आपने कहानी को में संस्कारों को नष्ट होते हुए भी देखा है और उसमें जो पुराने आधुनिक पीढ़ी की मूल्यहीनता है वो भी देखा और उसका यथार्थवादी चित्रण देखा। तो ये तो रही आज की कहानी चीफ की दावत। विद्यार्थियों, आपने अब तक 3 कहानियाँ पढ़ ली और तीनों कहानी के विषय में आपको नोट्स भी दे दिया गया है और इस ढंग से आपको पढ़ा दिया गया है कि आपको अन्यत्र कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे और नोट्स बना लेंगे, फिर अपने नोट से ही 5-10 मिनट में रिवीजन कर लेंगे और आपको कहानी पूरी तरह से कहानी भी याद हो जाएगी, उसका कथानक भी याद हो जाएगा, पात्र भी याद होंगे और रचनाकार के विषय में भी जो कुछ भी बताया जा रहा है वो सब बातें आपको याद हो जाएंगे।
और साथ साथ उस कहानी के विषय में आलोचकों के कौन से महत्वपूर्ण कथन हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, वो सारी बातें आपको एक जगह मिल गई। तो आप लोग वीडियो को निरंतर देखते रहिए। ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच में अगर एडमिशन लेना है आपको, तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और वीडियो को लगातार देखते रहिए, अपने मित्रों तक शेयर करते रहिए, ज़रूरतमंदों तक शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।